Hi Vangshan family, welcome back. If you're new, please subscribe the channel, like and hype this video. Let's start. New horror Omegaverse short वांगशियान लव जर्नी सिटी का सबसे एक्सपेंसिव एंड हाईटेक प्लेस जहाँ रहने के लोग सपने देखते थे और रह भी सिर्फ सपनों में ही पाते थे। हाईली सिक्योर वो एरिया जहाँ नॉर्मल पीपल्स की एंट्री तक बैन थी। सिटी के या यूँ कहा जाए पूरे कंट्री के कुछ गिने चुने लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है वही वहाँ रहना अफोर्ड कर सकते थे। फिलहाल इवनिंग 8 बजे के बाद का टाइम उस एरिया में जो सबसे एक्सपेंसिव मेंशन था उसके आसपास कुछ ज़्यादा ही हलचल थी। उस शांत माहौल में किसी की स्केरी और लाउड चीखें जिससे आसपास का पूरा एरिया कांप उठ रहा था। कोई लाउडली स्क्रीम कर रहा था, दर्द में तड़प रहा था। उन चीखों में जो दर्द था, जो तड़प थी, वो उस माहौल को और भी ज्यादा क्रीपी बना रहा था। किसी अल्फा के लाउड ग्रॉन्स और उसका दर्द साफ समझा जा सकता था कि वो इंसान कितना सफर कर रहा है। उस मेंशन का सबसे लग्जरियस रूम, जिस रूम में कुछ दिन पहले तक सर्वेंट्स तक एंटर करने से डरते थे, आज वो रूम पूरी तरीके से लोगों से भरा हुआ है। बेड पर लेटा एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर डोमिनेटेड अल्फा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आंखें आंसुओं से पूरी तरीके से भरी हुई। स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बॉडी जो शर्टलेस होने की वजह से देखी जा सकती है। उसने बस बॉटम में एक पैंट पहन के रखी है। अपने हाथों को उन सर्वेंट्स से, इवन अपने खुद के अल्फा ब्रदर से छुड़ाने की कोशिश करता वो 25 ईयर ओल्ड अल्फा। उसकी उस मस्कुलर बॉडी पर जो बिल्कुल फेयर है, बस कुछ नेल्स के मार्क्स नजर आ रहे हैं जो शायद उसने खुद ने ही बनाए हैं खुद को नोच के। बट ऑब्वियसली वो बस स्क्रैचिंग मार्क्स है। क्या वो मार्क्स किसी इंसान को इतनी बुरी तरीके से दर्द दे सकते हैं? इतना दर्द कि वो इंसान उस दर्द को संभाल ही ना पाए और उन चीखों में तक उसका दर्द सामने वाले की रूह कपा दे। नहीं, वो दर्द अनबियरेबल था और ऑब्वियसली उन स्क्रैचिंग मार्क्स का तो बिल्कुल नहीं था। सिचैन के हाथ से अपनी पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करता वो अल्फा अपने भाई की तरफ ब्लीडिंग आईज से देख रहा था। जस्ट लाइक छोड़ दो मुझे नहीं सहा जा रहा। सिचैन उस अल्फा के बड़े भाई, एज 26, आज अपने भाई को अपने सामने हेल्पलेसली स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे। वो स्क्रैचिंग मार्क्स जो उस अल्फा की बॉडी पर है वो किसी और ने नहीं बनाए, उसने खुद ने बनाए हैं। इस दर्द से रिलीफ पाने के लिए वो कभी अपनी बॉडी को कडल करता है तो कभी खुद को ही नोचने लगता है। और सिचैन के साथ पूरी लैन फैमिली, मतलब लैनी और मास्टर लैन, बस ये नज़ारा पिछले 30 दिनों से हेल्पलेसली देख रहे हैं। 30 दिन पहले लान वांगजी, लैंस का सेकंड हायर, एक बिजनेस टाइकून, 24th कंप्लीट करके 25th में एंटर कर चुका है, जिसका ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। पर उसका 25th बर्थडे जैसे उसके लिए कर्स बन चुका है। सेलिब्रेशन के बाद जब लान वांगजी अपने रूम में रेस्ट करने गया तब उसके रूम से अचानक सबको लाउड स्क्रीमिंग सुनाई दी। सब देखने भागे। तब सबने देखा कि लान वांगजी तड़प रहा है, फ्लोर पर गिरे, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आया। तुरंत सिचैन जो वांगजी के बड़े भाई हैं और लान चिंगेजुन जो वांगजी के फादर हैं, वो वांगजी की तरफ भागे और उन्होंने वांगजी को उठाने की कोशिश की। पर वांगजी ना फ्लोर से उठ रहा था और ना इवन खुद को संभाल पा रहा था। अपनी शर्ट को तक उसने फाड़ दिया था और वो बस चीख रहा था, चिल्ला रहा था और अपने फादर को, ब्रदर को, मदर को ये बता रहा था कि उसे दर्द हो रहा है। उसकी पूरी बॉडी जल रही है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे बीट कर रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उसकी बॉडी पर एक सिंगल घाव तक नहीं था।
वो बिल्कुल ठीक था, सेफ था, उसके आसपास कोई था भी नहीं। तो वांगजी के उस दर्द का कारण क्या हो सकता है? पिछले 30 दिनों से ये सवाल ना सिर्फ कंट्री के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बल्कि लैन फैमिली के साथ ही फिलहाल उस रूम में मौजूद मॉन्क, प्रीस्ट, यहाँ तक कि हीलर्स तक सोच रहे हैं। चोट नजर नहीं आती पर दर्द महसूस होता है। वांगजी की हालत देखकर ये कोई बोल ही नहीं सकता कि ये इंसान नाटक कर रहा है। उसकी आंखों से बहता वो पानी या फिर उसकी चीखों से गूंजता हुआ ये मेंशन इस बात का सबूत है कि वांगजी नाटक नहीं कर रहा। और वांगजी ऐसा इंसान भी नहीं है जो किसी का अटेंशन गेन करने के लिए इतना बेतुका गेम खेलेगा। स्टिफ, कोल्ड, दुनिया के सामने इमोशनलेस बिजनेस टाइकून ऐसा बेतुका गेम खेलेगा ही क्यों? पर ऐसा हो क्या रहा है पिछले 30 दिनों से कि बस एक पर्टिकुलर टाइम 8 बजे के बाद लगभग 2 घंटे मतलब 10 बजे तक वांगजी दर्द में तड़पता रहता है। लैन फैमिली को पहले लगा था कि ये कोई मेडिकल कंडीशन है। इन 30 दिनों में वांगजी के 20 से भी ज्यादा बार फिजिकल टेस्ट हुए हैं, फुल बॉडी चेकअप, इवन उसकी फिजिकल के साथ ही मेंटल कंडीशन तक चेक की गई है। पर ना वांगजी को कोई इलनेस है ना उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम है। दर्द की वजह कोई नहीं है पर फिर भी दर्द है। वांगजी सबको बताता है उसे ऐसा दर्द फील होता है जैसे कोई उसे मार रहा हो, जैसे कोई उसे जला रहा हो, जैसे कोई उसकी बॉडी पर खौलता हुआ लावा डाल रहा हो या फिर उसकी बॉडी से उसकी स्किन खींच रहा हो। वो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। दिन भर नॉर्मल रहने वाला लान वांगजी पिछले 30 दिनों से रात के 2 घंटे तड़पता रहता है। ये 2 घंटे बस उस दिन को खत्म नहीं करते बल्कि जैसे वांगजी को भी मौत के करीब ले जा रहे हो। मेडिकल कंडीशन नहीं थी, कोई इलनेस नहीं थी, कोई जख्म नहीं था, तो मेडिकल फील्ड में उसका कोई क्योर नहीं मिला। पहले लैन फैमिली रिलीजियस चीज़ों को ज़्यादा मानती नहीं थी पर अपने बेटे की कंडीशन देख के लैनी, मास्टर लैन, इवन लैन सिचैन तक मॉन्क, टेम्पल, प्रीस्ट, फादर हर एक चीज़ ट्राई कर चुके हैं। वांगजी को क्योर करने के लिए ना सिर्फ टेम्पल से सबसे ओल्ड मॉन्क को बुलाया गया बल्कि चर्च से सबसे प्रेस्टीज फादर को बुलाया गया। होली वाटर, मंत्राज, चैंटिंग, तालिस्मा हर एक चीज ट्राई की गई पर वांगजी पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता। इवन डॉक्टर्स ने लैन फैमिली को ये सजेस्ट किया कि जब वांगजी दर्द में तड़पता है तब उसे बेहोश किया जाए ताकि उसे वो दर्द फील ही ना हो। सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे अगर वांगजी बेहोश रहेगा तो वो दर्द फील नहीं कर पाएगा और शायद सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर्स ने ये तक ट्राई किया लैन फैमिली के मानने पर सबसे अजीब या पेचीदा बात यह है कि वांगजी पर उन 2 घंटों में किसी भी ड्रग का, हाई मेडिसिन का असर होता ही नहीं। वो बेहोश नहीं होता, इनफैक्ट वो दर्द सहने के बाद उसकी बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि वो अपने आप ही अनकॉन्शियस हो जाता है। स्टार्टिंग में डॉक्टर्स ने ये ट्राई किया पर उन्होंने जब ये देखा कि इन 2 घंटों में वांगजी पर उस ड्रग का असर नहीं होता और साथ ही बाद में वही ड्रग उसकी बॉडी को डीपली हार्म कर रही है तो डॉक्टर्स ने वो मेडिसिन तक बंद कर दी। पर अभी भी सवाल वही है कि वांगजी के साथ हो क्या रहा है। आज भी तड़पते हुए, तरसते हुए वांगजी फाइनली शांत हो गया। वो पेनफुल टाइम फिर एक और दिन वांगजी का दर्दनाक जिंदगी का हिस्सा बनके फाइनली वांगजी को रिलीफ दे चुका है। वांगजी बिल्कुल शांत होकर बेड पर पड़ चुका है। ये देखते ही सिचैन जिन्होंने तुरंत अपने सर्वेंट्स की तरफ देखा जिन्होंने वांगजी को तुरंत छोड़ दिया। वो रूम जो अब तक न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि अलग अलग रिलीजियस लोगों से तक भरा हुआ था वो धीरे धीरे खाली हो रहा था। सारे लोग लैन मेंशन के लिविंग हॉल में आकर जमा हो चुके थे और लैन चिंगेजुन अपनी ओमेगा मेट लैन ई को लेकर अपने बेटे के रूम से बाहर आ चुके थे। सिचैन जिन्होंने वांगजी को ठीक से कंबल से रैप किया और वो भी फाइनली उस रूम की लाइट ऑफ करके रूम से बाहर आ गए। उन तीनों की भी आंखों में आंसू थे।
पिछले 30 दिनों से अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वो तीनों भी तड़प रहे हैं। क्या करे वो, उन्हें कुछ नहीं समझ आता। लैन फैमिली अपनी वांगजी से इतना प्यार करती है कि लैन चिंगेजुन ने ये अनाउंस कर दिया है कि वांगजी के इस डिसीज को या जो भी है इसे अगर क्योर करेगा तो लैन फैमिली अपनी हाफ प्रॉपर्टी उस इंसान के नाम कर देगी। मिलियंस ट्रिलियंस की प्रॉपर्टी है ये, और उसमें से आधी तो क्या 1/3 भी किसी को मिल जाए तो वो इंसान जिंदगी भर बैठकर खा सकता है, पर पैसा सबको चाहिए। ये बात जितनी सच है उतनी ही बात ये भी सच है कि अगर सवाल ही पता ना हो तो जवाब दे क्या, और किसे फिट एंड फाइन है वो बंदा, उसकी बॉडी में एक भी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को नजर नहीं आ रही। वही दूसरी तरफ सारे रिलीजियस लोग, मतलब मॉन्क, प्रीस्ट, स्पिरिचुअल हीलर्स, सबने वांगजी को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया है और सबको बस एक ही बात बताई कि वांगजी पर किसी घोस्ट, स्पिरिट, जिन, किसी का कोई इफेक्ट नहीं है। इवन वांगजी को टेम्पल में तक 2 रातों के लिए रखा गया। हो सकता है गॉड उसे क्योर कर दे, पर वो तक नहीं हुआ। प्रॉब्लम ही पता नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से लाए, यही सबका सवाल है। लैन चिंगेजुन, लैनी दोनों भी काउच पर बैठे हुए थे और लैन सिचैन जो अपने भाई से पागलों की तरह प्यार करते हैं वो सब भी चिल्ला रहे थे। उन्हें बस अपने भाई को ठीक देखना है, पहले की तरह देखना है। पर पिछले 30 दिनों से सब कुछ जैसे बदल चुका है। खैर, सिचैन जो सब पे चीख रहे थे वो फाइनली कुछ देर बाद पलट के अपने फादर मदर के पास आए, जो खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है। वहां से वो सारे डॉक्टर्स ऑलरेडी जा चुके थे, अब वहां सिर्फ रिलीजियस लोग बचे हुए थे। उनमें से एक मॉन्क आगे आया और उसने लैन फैमिली की तरफ देखा। वो भी पिछले 30 दिनों से वांगजी को उसी हालत में देख रहा है। फाइनली आज उसने लैन फैमिली को एक बात बताई। उस मॉन्क ने लैन फैमिली को एक सजेशन दिया। वो मॉन्क एक टेम्पल में सीनियर प्लेस पर है, पर एक उससे भी सीनियर मॉन्क है जो ऐसी चीजों को हैंडल करते हैं। हो सकता है वो वांगजी को क्योर कर दे। ये बात जैसे ही लैन फैमिली ने सुनी, उसने तुरंत उन मॉन्क की तरफ देखा। मॉन्क ने सबको ये बताया कि वो मॉन्क, मतलब सीनियर मॉन्क, कल कंट्री में वापस आ रहे हैं। वो इन्हीं सब चीजों के चलते बाहर गए थे, तो कल वो मॉर्निंग में ही उन सीनियर मॉन्क को लेकर वापस आएंगे। हो सकता है वो वांगजी की कुछ हेल्प कर दे। जैसे ही ये बात लैन फैमिली ने सुनी, उन्होंने नोट कर दिया। फाइनली अब लैन मैंशन पूरी तरीके से खाली हो चुका था और लैंग चिंगेजुन अपनी ओमेगा को लेकर जहां अपने रूम में जा चुके थे, वहीं दूसरी तरफ सिचैन अपने भाई के रूम में गए थे। हाँ, पिछले 30 दिनों से सिचैन अपने भाई के साथ रह रहे हैं ताकि नाइट में उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो। सिचैन वांगजी से 4 साल बड़े हैं, मतलब उनकी एज फिलहाल 29 है। वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। इवन उनकी बहुत जल्द वेडिंग तक होने वाली थी, पर वांगजी के इस कर्ज के चलते उन्होंने अपनी वेडिंग तक पोस्टपोन कर दी है। बहुत परेशान है लैन फैमिली और सिचैन अपने भाई के लिए। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी जो नॉर्मली उठ चुका था, वो पेन उसे बस 2 घंटे सताता है। बाकी पूरे दिन वांगजी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जैसे बीती रात कुछ हुआ ही नहीं। वांगजी उठा, उसने आज भी अपने भाई को अपने साइड में सोता हुआ देखा, जिन्होंने उसका हाथ बहुत प्यार से होल्ड करके रखा था। वांगजी जो खुद बहुत ज्यादा परेशान है, उसके फेस पर एक ब्रोकन स्माइल आ गई। वो अपनी फैमिली को हर रोज खुद की वजह से टूटता हुआ देख रहा है, पर वो करे क्या, उसे खुद को भी कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, उसने अपने भाई से अपना हाथ प्यार से छुड़ाया और वो सीधा फ्रेश होने निकल गया। करीबन 2 घंटे बाद पूरी लैन फैमिली ब्रेकफास्ट टेबल पर थी। पहले इस टेबल पर हमेशा हंसी मजाक या फिर बिजनेस की बातें होती थी, पर पिछले 30 दिनों से जैसे ये पूरा मेंशन बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। रात की वो दर्दनाक चीखें सबका पीछा दिन में भी नहीं छोड़ती। सबने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया और कुछ ही देर बाद एक गार्ड जो लैन फैमिली के पास आया और उसने लैन फैमिली को बताया कि एक मॉन्क अपने साथ और एक मॉन्क को लेकर आया हुआ है। लैन फैमिली ने तुरंत अलाउ किया। तब वो जूनियर मॉन्क अपने सीनियर मॉन्क को लेकर लैन मेंशन में एंटर हुआ। वो दोनों भी जब अंदर आए तो पूरी लैन फैमिली ने उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीड किया।
उन दोनों मॉन्क ने बस नोट कर दिया। वो जूनियर मॉन्क ने लैन फैमिली को एक प्योर वुडन चेयर अरेंज करने के लिए कहा। तुरंत एक वुडन चेयर लाई गई जिस पर वो सीनियर मॉन्क बैठ गया। उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला था, पर उस जूनियर मॉन्क ने वांगजी की सारी प्रॉब्लम को उस सीनियर मॉन्क को बताया। साथ ही लैन फैमिली ने भी, इवन वांगजी ने भी। वांगजी का इन सब चीजों पर कोई खास यकीन नहीं है, पर पिछले 30 दिनों से उसके साथ जो हो रहा है उस पर भी तो कोई यकीन नहीं कर सकता ना। बिना चोट के दर्द कौन ही सहता है। ऑब्वियसली लान वांगजी सह रहा है, तो अब बाकी चीजें फीकी ही है। पर लान वांगजी जब उस मॉन्क से बात कर रहा था तब ये समझ में आ रहा था कि वांगजी जस्ट लाइक ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। सारी बात सुनेगा और पैसे हेटेगा, यहाँ से निकल जाएगा कुछ ढोंग और नाटक करके। वांगजी का ये बिहेव सब समझ रहे थे, इवन वो सीनियर मॉन्क भी, पर उसने बस वांगजी की नादानी पर हंस दिया। उस मॉन्क ने वांगजी को अपने पास बुलाया। वांगजी जो उसके पास गया तब उस मॉन्क ने एक हाथ वांगजी के शोल्डर पर रखा और उसे अपने सामने घुटनों पर बिठा दिया। वांगजी जो बैठ भी गया। उस मॉन्क ने जहां अपना एक हाथ वांगजी के हेड पर रखा, वही अपना दूसरा हाथ वांगजी के एक हाथ को होल्ड किए। वांगजी जो पहले नाटक समझ रहा था वो 1-2 मिनट बाद ही अपनी आईज क्लोज कर चुका था। उसे अचानक अपनी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही थी, जैसे उसकी आईज अपने आप क्लोज हो चुकी थी और वो बिल्कुल शांत हो चुका था। करीबन आधा घंटा लैन मैंशन में बिल्कुल सन्नाटा था और उस मॉन्क ने वांगजी को वैसे ही होल्ड करके रखा था। पर अचानक आधे घंटे बाद उस मॉन्क ने जैसे वांगजी को एक झटके से दूर कर दिया और अपनी आईज को ओपन किया। नेक्स्ट टाइम जब उस मॉन्क ने अपनी आईज ओपन की थी तो उसकी आंखों में जस्ट डिस्गस्ट था, जैसे वांगजी कितना ही गंदा हो। वही वांगजी जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था क्योंकि उस मॉन्क ने एक झटके से खुद से एक तो वांगजी को दूर किया और बाद में जिस वजह से वांगजी लगभग लड़खड़ा के जमीन पे गिर भी गया। और अब ये मॉन्क उसकी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे इसने किसी ट्रश को हाथ लगाया हो। तो ऑब्वियसली वांगजी का ईगो है, वो आगे आएगा ही। वो कुछ बोलने ही वाला था तभी सिचैन जो वांगजी को उठाने आए थे उन्होंने वांगजी का हाथ दबा दिया, जिस वजह से वांगजी ने अपने भाई की तरफ देखा। सिचैन जो खुद वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और ऑब्वियसली वो भी वांगजी का गुस्सा समझते हैं, पर फिर भी उन्होंने वांगजी को बस आइज दिखाई और वांगजी चुप हो गया। खैर उस मॉन्क ने खुद को संभाला और पहली बार सबके कानों में उस मॉन्क की साइलेंट पर डीप वॉइस गई। इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है किसी मासूम, किसी प्योर हार्टेड इंसान को उस गलती की सजा देना जो गलती उसकी थी भी नहीं, और तुमने वही पाप किया है। किसी मासूम को जो खुद के लिए जीता भी नहीं था, तुमने उसके प्योर हार्ट को तोड़ा है। तुमने मजबूर किया है उसे कि वो अपने मौत की हर रोज दुआ करता था, पर तुम्हारे लिए उतना भी काफी नहीं था, इसीलिए तो तुमने उसे अपने ही हाथों से मार दिया। इंसान खत्म हो जाता है, उसके कर्मा खत्म नहीं होते। हर किसी को पे बैक करना पड़ता है और तुम भी वही कर रहे हो। उस मासूम की सफरिंग को, उसके दर्द को तुम सह रहे हो। जो तुमने बोया है तुम वही काट रहे हो और ये तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम भी उस मासूम का वो दर्द सह नहीं लेते, जब तक तुम अपने कर्मा को पे बैक नहीं करते। बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा डेफ्ट जो तुम्हें पे करना है। जितना वो तड़पा है, जितना वो तरसा है, उसके हर एक आंसू का बदला खुद गॉड तुमसे ले रहे हैं। इसीलिए तुम्हें भी वो सब कुछ सहना पड़ रहा है जो उसने सहा था कभी। तुम्हारी ये पनिशमेंट उस इंसान की सफरिंग की कीमत है और तुम्हें ये पनिशमेंट उस इंसान ने नहीं दी। वो इतना मासूम और प्योर हार्टेड है कि वो तुम्हारे बारे में कभी बुरा सोच भी नहीं सकता, पर तुम्हारे कर्मा को पे बैक करने के लिए ये पनिशमेंट तुम्हें खुद गॉड दे रहा है। और तुम तो ये जानते हो ना कि गॉड के आगे किसी की नहीं चलती। मॉन्क ने अपनी बात कंप्लीट की और वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वही वांगजी और पूरी लैन फैमिली
कंफ्यूजिंगली उस मॉन्क की तरफ देख रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी अभी अभी 24th का कंप्लीट होके 25 में एंटर कर चुका है और 25th ईयर की इस जर्नी में वांगजी को कभी याद नहीं आया कि उसने किसी को इतना दर्द दिया हो या किसी को इतना हर्ट किया हो कि वो इंसान उसे कर्ज दे। वही दूसरी तरफ लैन फैमिली भी यही सोच रही थी। ऑब्वियसली वांगजी कोल्ड है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, इंट्रोवर्ट है, पर किसी का उसने इतना बुरा नहीं किया कि कोई वांगजी को ऐसा कर्ज दे। वांगजी ने अपने सारे कारनामे याद कर लिए थे 15 मिनट में, पर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। इसलिए उसने उस मॉन्क की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस से देखा। अगर यहाँ सिर्फ पैसे हेटने के लिए आए हो तो चुपचाप पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ, पर मुझ पे ऐसे बेतुके और फिजूल के इल्जाम मत लगाओ। मैंने आज तक किसी के साथ इतना बुरा कभी नहीं किया कि कोई इंसान मुझे कर्ज दे। वांगजी जो आगे कुछ बोलने ही वाला था, तभी उस मॉन्क ने एक स्माइल से वांगजी की तरफ देखा और अपनी बात को कंटिन्यू किया। ठीक से सुना नहीं तुमने? ये कर्ज नहीं है, ये सफरिंग है, तड़प है उस प्योर हार्ट की, उस मासूम की जो तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोच तक नहीं सकता। उस इंसान का कर्ज नहीं लगा है तुम्हें पनिशमेंट मिली है गॉड की तरफ से। अब ये सुन के तो लैन फैमिली और वांगजी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। मतलब वांगजी ने ऐसे किसी इंसान को ऑफेंड कर दिया या ऐसे किसी इंसान को तकलीफ दे दी कि खुद गॉड उसका बदला ले रहे हैं। वांगजी जिसे ये सारी बातें फिजूल रख रही थी, इसलिए उसने उस मॉन्क की तरफ गुस्से से देखा और इस बार लगभग शाउट करते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए। आप बड़े हैं मुझसे, इसलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, वरना आपको धक्के मार के अपने घर से निकालना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी मैं और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है और आप यहाँ फिजूल की बातें कर रहे हैं। ऐसा कौन है जिसे मैंने इतना हर्ट कर दिया कि खुद गॉड मुझे पनिश कर रहे हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने किसी को इतना परेशान किया ही नहीं। इवन मैं तो लोगों के मैटर्स में टांग तक नहीं अड़ाता। अपनी दुनिया में रहता हूँ मैं, और मैं श्योर हूँ कि मैंने किसी को तंग नहीं किया। वो मॉन्क जो वांगजी के इस बिहेव को देखकर भी शांत ही था, उसने वांगजी से कुछ नहीं कहा, पर वांगजी जो उस मॉन्क को शांत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। देखिए बहुत हो गया, निकल जाइए अब मेरे घर से। और एक बात, मैंने किसी को भी इंटेंशनली कभी हर्ट नहीं किया। ये सुनते ही वो मॉन्क जो फिर से अपनी बात कंटिन्यू कर चुका था, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने किया है किसी को इंटेंशनली हर्ट, तुमने यूज किया है किसी का, उसके दिल का, उसकी पावर्स का, इवन उसकी बॉडी का तक तुमने यूज किया है। अपनी नफरत में पागल होके तुमने एक मासूम दिल को तोड़ा है, और बस इतना ही नहीं, खूबसूरत सपने दिखाकर तुमने उसे तबाह किया है, उसे जिंदा नर्क में झोंका है तुमने। इतने से भी तुम सेटिस्फाइड नहीं थे तो तुमने पूरी तरीके से तबाह करके उसे अपने हाथों से मारा है। ये सुनते तो अब वांगजी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, पर फिर भी उसने खुद को रोका क्योंकि सामने एल्डर थे। मैं झूठ नहीं बोलता और ये बात पूरी दुनिया भी जानती है। रही बात आपकी, तो मुझे ये सारी बकवास नहीं सुननी। अगर लान वांगजी किसी के साथ इतना बुरा करता तो ऑब्वियसली स्कैंडल बनता। हम रोज क्या खाते हैं ये बात तक न्यूज में आती है, तो क्या लगता है आपको मैं किसी के साथ इतना बुरा करूंगा और वो बातें दुनिया से छुप जाएगी? और दुनिया से छोड़िए, मैं अपनी फैमिली से तो नहीं छुपा सकता। पूछ लीजिए इनसे मैंने क्या गलत किया है। मुझे खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और रही बात आपकी, तो ये बकवास बंद कीजिए और निकल जाइए मेरे घर से। वांगजी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और वो फिर से अपनी रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ गया था, पर अचानक उस मॉन्क की आवाज से उसके कदम रुक चुके थे। उस मॉन्क ने वांगजी को अब टोटली इग्नोर कर दिया था और उसने लैन फैमिली की तरफ देखा। और 30 दिन है ये जिंदा रहेगा, उसके बाद या तो ये उस दर्द में खुद मर जाएगा या उस दर्द को सहते सहते अपनी जान ले लेगा। ये इसकी डेस्टिनी है, इसकी किस्मत में ही मौत लिखी गई है। उस दर्द को सहते सहते ये मरने वाला है।
ये सुनते ही जहाँ वांग जी के कदम रुक चुके थे वही लैन फैमिली खड़ी हो चुकी थी। लैनी जो तुरंत आगे आई और उस मॉन्ग के सीधा कदमों में नीचे गिर गई थी। उस मॉन्ग के सामने अपने हाथों को जोड़ते हुए लैनी ने आंसू भरी आंखों से उस मॉन्ग की तरफ देखा। प्लीज ऐसा मत बोलिए, मेरे बेटे ने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। वो किसी को इतना दर्द नहीं दे सकता, वो इतना हार्टलेस नहीं है। बिलीव कीजिए, मैं उसकी माँ हूँ, जन्म दिया है मैंने उसकी परवरिश की है, पर मैं जानती हूँ अपनी परवरिश को, अपने बेटे को। उसने सच में किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया कि खुद गॉड उसे पनिशमेंट दे रहे हैं। प्लीज उसे बचा लीजिए, वो मासूम है। एक माँ को अपने सामने बेग करता हुआ देखकर वो मॉन्क जहाँ अपनी जगह से खड़ा हो चुका था वही उसने एक डीप ब्रीथ लेकर लैनी को उठाया। देन उसने अपने बैग से, मतलब जो झोला वगैरह होता है, उससे कुछ पेपर निकाला और उस पर कुछ लिखा। देन उन्होंने वांग जी की तरफ देखा। जैसे ही ये बात लैन फैमिली ने देखी, सिचैन तुरंत आगे आए और उन्होंने वांग जी का हाथ होल्ड कर लिया। उन्होंने वांग जी को फोर्सफुली लगभग खींचते घसीटते हुए मॉन्क के सामने खड़ा कर दिया। उस मॉन्क ने वो पेपर वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी जो ऑब्वियसली नहीं लेना चाहता था, पर सिचैन की आइस से वो डर गया और फाइनली उसने अपना हाथ आगे किया और उस पेपर को ले लिया। उस मॉन्क ने वांग जी का ये स्टबन बिहेव देखकर बस स्माइल कर दी। यहाँ तुम्हें जाना होगा, एक छोटा सा विलेज है, वे विलेज। मैं जानता हूँ तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, पर एक बात ध्यान से सुनो। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्योर है, अनटच है, जो बस बॉडी से ही नहीं बल्कि दिल से भी इतने ज़्यादा प्योर, काइंड हार्टेड और मासूम हैं कि अगर उन पे किसी की गलत नज़र भी पड़ जाए तो वो आंखें अंधी हो जाती हैं, और अगर किसी पर उन लोगों का साया भी पड़ जाए तो वो इंसान अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है, वो प्योर भी हो जाता है और क्योर भी। ऐसा ही एक इंसान यहाँ से करीबन 17 से 20 घंटे दूर एक छोटे से पहाड़ी इलाके में रहता है। वही तुम्हें क्योर कर सकता है, वही तुम्हारी डेस्टिनी है और वही तुम्हारी इस दर्द की दवा भी। पर इस बार पिछली बार की तरह गलती मत करना, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ वो एक इंसान तुम्हें तुम्हारी मौत से बचा सकता है, वही अब तुम्हारी शील्ड बनेगा। इतना बोलकर उस मॉन्क ने अपने हाथ में जो ब्रेसलेट था, बुद्धा का जो माला था, उसे निकाला और वांग जी के हाथ में डाल दिया। तुम्हें वहां जाने में लगभग 20 घंटे लगेंगे, तब तक ये ब्रेसलेट तुम्हें सिक्योर रखेगा और उस दर्द से दूर भी। जैसे ही वो इंसान तुम्हें मिलेगा, धीरे धीरे तुम क्योर होने लगोगे और ये ब्रेसलेट तुम्हें आज के दिन, मतलब 24 घंटे तक उस दर्द से दूर रखेगा। तुम्हें तुरंत निकलना होगा। वांग जी ने जैसे ही ये सुना था, उसने तुरंत एक नज़र उस ब्रेसलेट की तरफ डाली जो उस मॉन्क ने वांग जी के हाथ में पहना दिया था, और दूसरी नज़र मॉन्क की तरफ। अगर ये ब्रेसलेट 24 घंटों तक मुझे सेफ रख सकता है तो आप मुझे ऐसे और ब्रेसलेट दे दीजिए जिससे मैं हमेशा सिक्योर रहूं। ये बात सुन के उस मॉन्क के फेस पर लिटरली स्माइल आ चुकी थी, वो भी इस बार बड़ी वाली। उसने वांग जी के हेयर्स पर हाथ रखा। तुम जानते हो, अगर आंखें बंद कर लो गई तो अंधेरा सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, दुनिया के लिए नहीं। 30 दिनों तक मैं तुम्हें 30 ब्रेसलेट देता हूँ जो तुम्हें उस 2 घंटे के दर्द से रिलीफ देंगे, पर तुम्हारी मौत को मैं रोक नहीं सकता। वो सिर्फ वो इंसान रोक सकता है जिसके पास तुम्हें जाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। अपनी प्रॉब्लम से तुम भाग नहीं सकते, कभी ना कभी तो तुम्हें उसे फेस करना ही होगा। वैसे ही किस्मत से भी तुम भाग नहीं सकते, तुम्हारी किस्मत में मौत है, पर उस मौत को रोकने के लिए और तुम्हारे और बीच में मौत के शील्ड बनके बस वो खड़ा रह सकता है। अगर तुम्हें जीना है, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो। जो कर्मा तुमने किया है, जब वो पे बैक हो जाएंगे तुम भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वांग जी जो ऑब्वियसली इंटेलिजेंट पर्सन था, एक बिजनेसमैन था, वो ये बात समझ चुका था, तो उसने बस नोट किया, पर उसे अभी भी इतना कुछ विश्वास था नहीं। और वैसे भी वांग जी के पास रास्ता ही क्या था। भले ही उसे ये नहीं पता कि वो किस गुनाह की सजा भुगत रहा है, भले ही उसे ये नहीं पता कि उसे किस चोट का दर्द हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है यही नहीं पता, पर
एक सॉल्यूशन का रास्ता उसे मिला है तो वो इस रास्ते के बारे में भी सोच रहा था, पर अभी भी उसके दिल में डाउट थे। ये बात वो मॉन्क भी समझ चुका था। उस मॉन्क ने वाकजी को एक लास्ट सजेशन दिया, वहां जा रहे हो तो एक बात याद रखना, अपना पैसा, ईगो, एटीट्यूड और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपना गुस्सा यही छोड़ के जाना, वरना अपनी पास्ट की गलतियों की सजा तुम अभी भुगत रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इन गलतियों की सजा भुगतने लायक तुम फ्यूचर में रहो तक ना। वांगजी जिसने इस बात पर बस नोट कर दिया, वो मॉन्क फाइनली वांगजी से दूर हो गया और वहां से निकल चुका था। वही वांगजी जिसके हाथ में बचा था बस वो मॉन्क का ब्रेसलेट और वो चिट जिस पे एड्रेस था। वांगजी जिसने अपनी फैमिली की तरफ देखा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मुझे ये फ्रॉड लगता है। वांगजी जो अपनी बात अभी कंप्लीट ही कर रहा था तभी चिंगेजुन जो आगे आए और उन्होंने वांगजी की तरफ गुस्से से देखा। वांगजी अभी निकल रहे हो तुम। ई जो मॉन्क के जाते ही ऑलरेडी वांगजी के रूम में 2-4 सर्वेंट को लेकर जा चुकी थी, क्योंकि उन्हें वांगजी की पैकिंग भी तो करनी होगी ना। ई जानती थी वांगजी कितना भी स्टबन हो, भाई और फादर के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। फैमिली के सामने वांगजी बिल्कुल वीक है और उसके ब्रदर फादर उसे संभाल लेंगे। यही सोच के उसकी मदर उसके रूम में उसकी प्रिपरेशन करने जा चुकी थी। वही वांगजी जो बिल्कुल कन्विंस नहीं था, उसने फादर की तरफ देखा और बोला, डैड आपको यकीन है उस पर? आपको लगता है सच में कि आपका बेटा किसी के साथ इतना गलत कर सकता है? वो कुछ भी बकवास कर रहा है। चिंगेजुन जो कुछ बोलने ही वाले थे तभी सिचान ने ही इस बार वांगजी को गुस्से से देखकर अपनी बात को स्टार्ट किया था। तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया और तुम पे कितना यकीन है हमें, ये अब हमें तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है वांगजी। ना उतना वक्त है हमारे पास और ना ही उस बात का कोई मतलब भी बनता है यहाँ। अगर तुमने कुछ गलती नहीं भी की तो भी जाना तो तुम्हें होगा ही। हम तीनों भी इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि तुम्हारी मौत को देख पाए। बहुत प्यार करते हैं हम तीनों तुमसे। रात को 2 घंटे से सिर्फ तुम नहीं तड़पते, हम तीनों भी तड़पते हैं। हर रोज मॉम डैड खून के आंसू रो रहे हैं। मैं हर रोज जब तुम्हें होल्ड करता हूँ ताकि तुम खुद को हर्ट ना करो, तब सोच भी सकते हो कितना दर्द होता है मुझे। मैं नहीं जानना चाहता क्या हुआ है, क्या किया है, क्या नहीं किया। अगर कुछ मिला है तो तुम्हें वो करना होगा, तुम जाओगे वहां पर। वांगजी जो ऑब्वियसली अपने भाई का गुस्सा भी समझ सकता था और उसकी बातें भी, इसीलिए उसने ना चाहते हुए भी नोट किया। पर ये झूठ भी तो हो सकता है ना भाई। ठीक है मैं वहां चला जाता हूँ, पर सच में कुछ नहीं हुआ तो? ये सुनते ही सिचान ने फादर की तरफ देखा। डैड मैं वांगजी के साथ जा रहा हूँ। ये सुनते ही चिंगेजुन ने मॉन्क की लास्ट बात याद की और सिचान को बोला, क्या तुमने मॉन्क की बात नहीं सुनी? उन्होंने लास्ट में क्लियरली कहा कि वो वांगजी को वहां अकेले भेजना चाहते हैं। सिचान जिन्होंने फादर की तरफ देखा और नोट किया, मैं भी इसके साथ जाऊंगा नहीं, पर आधे रास्ते मैं इसके साथ ही रहूंगा। ये एक टेस्ट की तरह लेते हैं। वांगजी को वैसे भी उस मॉन्क पर यकीन नहीं है, पर हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। और वो मॉन्क सच बोल रहा है या झूठ, ये बात एक ही तरीके से क्लियर हो सकती है। उस मॉन्क ने कहा है कि उस जगह पर जाने के लिए 17 से 20 घंटे लगेंगे और वांगजी हर रोज 8 बजे से 10 बजे तक दर्द में रहता है। मैं वांगजी के साथ जाता हूँ। ऑब्वियसली वहाँ पहुँचने में देर लगने वाली है तो रास्ते में ही 8 भी बजेंगे। अगर इस ब्रेसलेट ने सच में अपना कमाल दिखाया और वांगजी के साथ आज कुछ नहीं हुआ, उसे वो पेन फील नहीं हुआ, तो समझ लेना कि मॉन्क की बात सच है और मैं वांगजी को आगे जाने के लिए बोलकर वहां से वापस आ जाऊंगा। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, जो सच में नहीं होना चाहिए, और वांगजी को दर्द हुआ, तो मैं फिर से वांगजी को वापस लेके आऊंगा। ये आइडिया वांगजी को भी सही लगा और चिंगेजुन को भी, इसलिए उन्होंने नोट किया। अब तक लैनी वांगजी के सूटकेस लेकर नीचे आ चुकी थी। सिचान भी अपनी प्रिपरेशन करने चले गए और वांगजी भी रेडी होने चला गया। करीबन 1 घंटे बाद वो दोनों भाई भी कार में थे। सिचान ने बहुत शॉर्टली उस एड्रेस के बारे में पता किया था। उन्हें पता चला था कि ये सच में एक बैकवर्ड विलेज एरिया है जहाँ जाने के लिए ठीक से ना व्हीकल्स है और इवन रास्ता भी नहीं है।
वह खुद की व्हीकल से ही जाना होगा और जंगली जानवर और बाकी चीज़ों का भी खतरा है, इसीलिए सिचन ने एक स्ट्रॉन्ग कार सिलेक्ट की थी। साथ ही उनका एक ड्राइवर एक और कार को लेकर उनके साथ चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वापस आने में सिचन को भी कोई ट्रैवलिंग व्हीकल तो लगेगी ही। उन दोनों भाइयों ने अपना सफ़र स्टार्ट किया। वांग जी, जो अभी भी कन्विंस नहीं था उस मॉन्क की बातों से, वही सिचन भी सोच रहे थे कि वांग जी ने ऐसा किसको इतना ऑफेंड कर दिया कि खुद गॉड उसे पनिशमेंट दे रहे हैं। पर सिचन को अपने भाई पर यकीन पूरा था। सिचन जानते थे कि वांग जी ने किसी के साथ भी इतना गलत नहीं किया, पर खैर फिर भी वांग जी सफ़र तो कर रहा है ना। यही सोचते हुए वो बस ये चाहते थे कि उनका भाई और सफ़र ना करे। फाइनली रास्ता कट गया और 7:45 हो चुके थे। 15 मिनट बाद उन्हें पता चलने वाला था कि सच में ये ब्रेसलेट वर्क करता है या नहीं। सिचन, जिन्हें बहुत डर लग रहा था, इनफैक्ट उन्होंने अपनी कार एक साइड रोक दी थी। जंगल एरिया ही था, आसपास कुछ भी नहीं था। सिचन ने वांग जी को बैक सीट पर बिठा दिया। इवन वो खुद भी बैक सीट पर बैठ गए थे, क्योंकि अगर उनके भाई को कुछ होता है तो वो अपने भाई को होल्ड कर पाए इसलिए, और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। करीबन 15 मिनट बीत गए और 8 बजने लगे। घड़ी के हर कांटे के साथ जो आगे बढ़ रहा था सिचन और वांग जी, उनकी धड़कनें बहुत ज़्यादा स्पीड हो चुकी थी। उन दोनों भी भाइयों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, खासकर सिचन को। वो बस ये चाहते थे कि ये ब्रेसलेट अपना कमाल दिखा दे और वांग जी को आज सच में उन्हें दर्द में ना देखना पड़े। फाइनली 8 बज गए और सिचन ने अपने भाई को टाइटली होल्ड करके रखा था। इवन बच्चे की तरह उसे अपनी बाहों में जैसे सिचन ने छुपा के रखा था। पर फाइनली मिरेकल वर्क कर गया। उस ब्रेसलेट की वजह से वांग जी 8:01 पर भी अभी भी शांत था, अपने भाई को होल्ड किए हुए था। सिचन ने जब ये देखा, उन्होंने फाइनली वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर किया और अपने फोरहेड पर आए स्वेट को क्लीन किया। उनके फेस पर स्माइल थी। उन्होंने अपने बेबी ब्रदर के फोरहेड पर किस किया। सच में वांग जी इन 30 दिनों में अपने भाई, मदर, फादर की एक अलग साइड देख रहा है। ये तीनों भी उसे किसी छोटे बच्चे की तरह पैम्पर कर रहे हैं। सिचन, जिनकी आंखों में लिटरली आंसू आ चुके थे, उन्होंने वांग जी को टाइटली हग कर लिया। वो बहुत खुश थे और ये बात उनके फेस से नजर भी आ रही थी। वांग जी, जो सच में खुद भी बहुत खुश हो चुका था, उसने सिचन की तरफ देखा। सिचन ने वांग जी को फाइनली फिर से पैसेंजर सीट पर बिठाया। देन वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। वो 10 बजे तक वांग जी के साथ ही रहने वाले थे। फाइनली 2 घंटे की और ड्राइव उन्होंने कंप्लीट की और वांग जी को कुछ भी नहीं हुआ था। सिचन ने वांग जी को अब ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और वो खुद कार से नीचे उतर गए थे। उन्होंने वांग जी को ठीक से जाने के लिए बोला और बिहेव करने के लिए बोला। अपना ईगो, एटीट्यूड और गुस्सा थोड़ा कम करने के लिए बोलकर फाइनली उन्होंने अपने ब्रदर को फोरहेड पर किस किया और उसे वापस हेल्दी आने के लिए कहा। वो 30 दिनों बाद खुद वांग जी को वहाँ लेने के लिए आएंगे। इस बात पर वांग जी ने भी नोट किया और उसने अपने आगे के रास्ते को अकेले ही स्टार्ट किया। वही सिचन, जो ड्राइवर के साथ फिर से सिटी के लिए निकल चुके थे। वांग जी रात में जंगल में ड्राइव कर रहा था। हाँ, ये एरिया थोड़ा स्केरी था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्केरी था और वांग जी को थोड़ा डर भी लग रहा था। डर जानवरों से, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे एरिया में जंगली जानवर रहना नॉर्मल है और अगर कार पे किसी ने अटैक कर दिया तो वांग जी खुद को सरवाइव तक नहीं कर पाएगा। पर एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये कार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सिचन ने इसे स्पेशली बुलेट प्रूफ बनवाया हुआ था वांग जी की सिक्योरिटी के लिए और वही कार वांग जी लाया है। फाइनली रात भर ड्राइव करके वांग जी मॉर्निंग में एक छोटे से विलेज में रुका, जहाँ उसने थोड़ा रेस्ट किया, खुद को फ्रेश किया, थोड़ा ब्रेकफास्ट किया और फिर से वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुका था। नेक्स्ट डे करीबन 5 बजे के आसपास वांग जी उस विलेज के पास पहुंचा। उसने ऑलरेडी अपनी फैमिली को मैसेज ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि आगे सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स वांग जी अभी से फेस कर रहा था। इसलिए उसने अपनी फैमिली को मैसेज ड्रॉप कर दिया कि वो पहुंच चुका है और अपने मोबाइल को पॉकेट में रख के फिर से उसने जर्नी स्टार्ट की। उस मॉन्क ने वांग जी को डिटेल एड्रेस दिया था, जिस वजह से वांग जी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। वांग जी फाइनली उस विलेज में एक पर्सन को रोककर उस एड्रेस के बारे में पूछा।
वो पर्सन जो पहले तो इस गांव में कार देखकर ही शॉक था, क्योंकि ऑब्वियसली इस गांव में आज तक किसी ने भी कार देखी ही नहीं थी। पर खैर वांग जी भी विलेजर नहीं लग रहा था, वो सिटी बॉय था और वैसे भी उसकी क्लोथिंग वगैरह भी थी। तो उस इंसान ने पहले तो वांग जी को देखकर थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाई, देन उस एड्रेस को जानकर मुझे मतलब ऑब्वियसली उस इंसान को पढ़ना लिखना तो आता नहीं था, तो वांग जी ने खुद उससे वो एड्रेस पढ़ के बताया। तब उस इंसान ने वांग जी को गाइड किया और वांग जी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस एड्रेस के आसपास पहुंचा। उसने देखा कि ये एड्रेस भी गांव से थोड़े बाहर का है। जंगल से होते हुए वो थोड़ा आगे पहुंचा, तब उसने देखा कि गांव के आउटसाइड में एक बहुत बड़ी हवेली है और यही वांग जी को आना था। वांग जी ने कार पार्क की और उसने उस बड़ी सी हवेली का गेट ओपन किया। जैसे ही वांग जी जैसे अननोन पर्सन को उस हवेली के कुछ लोगों ने देखा, वो तुरंत बाहर आए और उन्होंने वांग जी को रोक दिया। वांग जी जिसने उन लोगों को बताया कि वो यहाँ से किसी को मिलने आया है, तब उन लोगों ने वांग जी को पूछा कि वो किससे मिलने आया है। तब उस चिट पर जो नाम था वांग जी ने उसे पढ़ा, वी वुशियान। जैसे ही ये नाम सबने सुना, सबने वांग जी को देखा और नोट किया। बाद में उन्होंने वांग जी को बाहर ही रोक दिया था और कुछ देर बाद ही एक इंसान बाहर आया, एक ब्यूटीफुल ओमेगा जिसके फेस पर एक अलग ही चार्म था। उसके लिप्स के नीचे मोल था और फेस पर एक ब्यूटीफुल चार्मिंग स्माइल, जैसे उसकी आंखें तक मुस्कुरा रही थी। मेसी हेयर्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ट्राउजर। हाँ, ये नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम मॉडर्न लग रहा था, पर गांव की डिसेंट ब्यूटी था वो। और सच में ये ब्यूटी वांग जी ने आज तक सिटी में तक नहीं देखी थी। वांग जी की नज़र तो उस पे जैसे रुक गई थी। वो इंसान जो वांग जी से करीबन 6 या 7 कदम की दूरी पर रुक गया और जैसे ही वो इंसान बाहर आया था, ऑलरेडी उसके जो सर्वेंट्स वगैरह थे वो भी उससे दूर हो चुके थे। उस इंसान ने वांग जी से कुछ देर तक आई कांटेक्ट किया। वांग जी जो उस इंसान की ब्यूटी में बिल्कुल मेस्मराइज हो चुका था, वो कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं था। ये बात जब आसपास के सर्वेंट्स ने देखी तो ऑब्वियसली उन्हें पसंद नहीं आया कि उनके ओमेगा मास्टर को कोई अल्फा, जिन्हें वो जानते भी नहीं, ऐसे घूर रहा है। इसीलिए एक इंसान आगे आया और उसने वांग जी के बम पर एक डंडा बजा दिया। ऑब्वियसली यार, वो गांव के लोग हैं, उन्हें ये फैंटेसी वर्ल्ड और बैकग्राउंड म्यूजिक की कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगी। पहली नज़र का प्यार क्या होता है ये बात तो उनके दिमाग में भी नहीं घुसने वाली। भले ही वांग जी की दुनिया विंग को देखने से रुक चुकी थी, पर फिलहाल उसके आसपास के लोगों को वो रुकी हुई दुनिया पसंद नहीं आई और वांग जी को पड़ चुकी थी। ये देखते ही विंग के फेस की स्माइल और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो क्लियरली देख सकता था कि वांग जी को जब बजी तो वांग जी थोड़ा हड़बड़ा गया। पर खैर उसने खुद को संभाल लिया था। मारने वाले ने भी वांग जी को इतना जोर से नहीं मारा था कि उसके हाथ पांव टूटे, जस्ट होश में लाने के लिए उसे हल्का सा हिट किया था। विंग जो लगभग गिगल कर रहा था, वही वांग जी जिसने तुरंत खुद को संभाला। उसे थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा। खैर विंग ने सिचुएशन को संभालने के लिए वांग जी की तरफ देखा और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहा, आप। वांग जी जो आगे बढ़ा और उसने विंग की तरफ हाथ बढ़ा दिया। ऑब्वियसली ये सिटी मैनर्स थे। विंग जिसने उस हाथ की तरफ देखा और वांग जी की तरफ उसने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, पर वांग जी के हाथ पर फिर से डंडा पड़ चुका था। वो इंसान जिसने वांग जी को डंडा मारा, उसने वांग जी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो हमारी मास्टर की तरफ हाथ बढ़ाने की? उन्हें अगर छुआ ना तो मैं मार डालूंगा। सच में ये सर्वेंट्स विंग के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर पॉजिटिव नहीं है? यही बात वांग जी के दिमाग में आई थी। खैर उसने तुरंत अपना हाथ पीछे किया और विंग को रिस्पेक्टफुली बो किया। शायद ये लैंग्वेज ये विलेज वाले और विंग समझ जाए, ये सोचकर। और सच में ऐसा हुआ भी। विंग और विलेज वाले ने वांग जी के बो को एक्सेप्ट किया। इवन विंग ने वांग जी को बो बैक किया। वांग जी ने नोट किया, एक्चुअली मुझे यहाँ एक प्रॉब्लम के चलते भेजा गया है, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ? विंग जिसने नोट किया और वो वांग जी को अंदर लेके जाने लगा। वांग जी भी उसके पीछे अंदर जा रहा था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter, next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel.
Hopefully, you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.